नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बीएसटीसी का एग्जाम 28 अगस्त और 28 अगस्त के एग्जाम को लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि। और शिक्षण अभिरुचि की लगातार मैं आपको क्लास दे रहा हूं। ये क्लास नंबर है पांचवी, क्लास नंबर पांचवी यानी पार्ट 5 है। इससे पहले 200 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अब 50% आज और मिलेंगे। तो डेली 9 बजे आपको ये शिक्षण अभिरुचि की क्लास मिलती है। प्री बीएसटीसी डीएलएड जिसका एग्जाम है, 50 में से 45% हमें सही करने हैं। इसके लिए जुड़े रहिए नानक क्लासेस के साथ निरंतर 9 बजे की इस क्लास में। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और ये नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। प्री डीएलएड बीएसटीसी की 15 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। रीजनिंग है, आपकी इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, शिक्षण अभिरुचि, पूरे मात्र 99 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो नानक क्लासेज ऐप में जाइए और ये टेस्ट सीरीज लीजिए। स्टार्ट करें। शिक्षण अभिरुचि का पहला प्रश्न देखो। स्काउटिंग व गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वताओं का विकास करने के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय बना रहता है। तो सर्वाधिक प्रभावित होने का भय बना रहता है पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का। होता क्या है कि अब आप जैसे बीएसटीसी कर रहे हो, आप बीएसटीसी करने के बाद जब आपका कॉलेज मिल जाएगा तो आपका 7 दिनों का एक स्काउट कैंप होगा जिसमें लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं। तो उसमें क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, छात्रों में सामाजिक परिपक्वता का विकास करना, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर देश की सेवा के लिए और कहाँ कहीं आपातकाल आ जाए तो उसके लिए आपको तैयार किया जाता है 7 दिनों में। तो सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय किसका रहता है, इसमें पर्याप्त लड़के और लड़कियों की भर्ती का रहता है। विभिन्न प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री को किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। देखो, श्रव्य सुनना, दृश्य देखना, दोनों एक साथ होंगे। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको टेलीविजन मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। टेलीविजन में हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे रेडियो है सिर्फ सुन सकते हैं। तो सामग्री को किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो किसमें, अकेले मूक में नहीं हो सकता। मूक का मतलब होता है बिना बोले। शाब्दिक संप्रेषण, सीधे शब्द नहीं आएंगे। संप्रेषण की अप्रभावी विधि, ये तो हो ही नहीं सकता कि सुनना और देखना संचार की अप्रभावी विधि नहीं हो सकती। संप्रवेश संप्रेषण की प्रभावी विधि के अंतर्गत आता है। देखो, अच्छे तरीके से हम सही देख पाएंगे और सुन पाएंगे, दोनों माध्यम हमें मिल जाए तो ये संप्रेषण की भावी विधि के अंतर्गत आती है। सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है, क्योंकि सहगामी क्रियाओं में भाग लेना यानी पढ़ने के साथ साथ पाठ्य पुस्तक पढ़ने के साथ साथ खेल गतिविधियां जो उत्सव बनाए जाते हैं उनमें भाग लेने का लाभदायक में भाग लेना लाभदायक है, क्योंकि इससे बालक का नैतिक विकास होता है, इससे बालक का शारीरिक और नैतिक विकास होता है, इससे बालक का बहुमुखी विकास होता है। इसमें छात्रों में बल प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब 3 ऑप्शन देखो, 3 ऑप्शन तीनों के तीनों आपको सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ है सिर्फ नैतिक विकास, यहाँ नैतिक और शारीरिक विकास, जबकि बालक का बहुमुखी विकास, मानसिक विकास, ठीक है, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सब प्रकार से सर्वांगीण विकास होता है। वो 100% उत्तर करना है। 4 ऑप्शन वहां मिलेंगे, 3 उनमें से आपको सही लगेंगे, लेकिन एक चुनना है आपको। वो एक कौन सा, जो 100% सही। विद्यार्थियों में उत्तम संस्कारों की अभिवृत्ति क्यों आवश्यक है। विद्यार्थियों में उत्तम संस्कार की अभिवृत्ति क्यों आवश्यक है, क्योंकि वह भारतीय नागरिक है। संस्कारों पर विशेष ध्यान नहीं रखता हूं, मैं संस्कारों पर विशेष ध्यान नहीं रखता हूं। संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं, संस्कार व्यक्तित्व को संकुचित बना देते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कार चरित्र निर्माण करते हैं। देखो, मैं भारतीय नागरिक हूं, अब जरूरी थोड़ी है भारत के ही हो तो ही आप में संस्कार आने चाहिए, आप कहीं के भी हो सकते हो। संस्कार तो विद्यार्थी के संस्कार ही होते हैं। आपसे इसका क्या है, संस्कार से चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है। आप अपने छात्रों को कोई फिल्म दिखाने के लिए ले जाते हो जिसमें प्रेतात्माओं के संबंध में घटनाओं को दिखाया गया है, उसके बाद छात्र इन सब को मानने लगते हैं, आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे। मान लो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप अच्छे तरीके से ध्यान कर रहे हो, आपको कहीं मनोरंजन के लिए फिल्म दिखाने गए, और फिल्म कौन सी, प्रेतात्मा। प्रेतात्मा के भूत भूतनी वाली फिल्म आवे नहीं, रात ने डराने वाली जी की फिल्म आवे, बे वह प्रेतात्मा वाली एकदम यहाँ आ जाए, गेट खुल जाए एकदम, ठीक है, इसी आवाज आवे नहीं, बे भूताली फिल्मा, ठीक है, भूताली फिल्मा दिखाने जाए। अब
भूतानी फिल्मा देखने के बाद में थारो के रिएक्शन होगा, थारी के स्थिति एक तो थाने रात ना देखोगे तो डर लागेगा, ठीक है कि नहीं, चार पाई में जाओगे तो ठंडर लागेगा। तो क्या है, आप वैज्ञानिक के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे कि ये सही है कि नहीं। यहाँ कौन थे डर लाग जो सारो करना। ऑप्शन देखो, आप चलचित्र की आलोचना करेंगे, क्योंकि वो फिल्म जो होती है वो बनाई होती है, असलियत में तो होती नहीं। आप उन्हें प्रेतात्माओं के ऊपर विश्वास करने को कहेंगे। अब ऐसे विश्वास थोड़ी करें, विश्वास करें तो डरने लग जाएंगे फिर अपने, डरना नहीं है, ठीक है। आप छात्रों को परा मनोवैज्ञानिक के आधार पर इनके अस्तित्व को समझाएंगे, नहीं, आप वैज्ञानिक के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे कि विज्ञान के आधार पर ये क्या कहती है ये चीज। फिर नहीं डर लगेगा। ध्यान है, विज्ञान वैज्ञानिक की तरह सोचोगे ना तो फिर डर नहीं लगेगा, और सीधे ऐसे सोचने लगे तो फिर रात को डर लगेगा। ध्यान रखना, डरना नहीं है। मूल्यांकन के संदर्भ में उपयुक्त कथन होगा। मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का अंकन। मूल्य का अंकन यानी जो आपने पढ़ा है उसका मूल्यांकन किया जाता है कि आप कितने कहते हैं ना, कितने पानी में आपने पढ़ा, कितने याद है, कितने नहीं। आपका जो टेस्ट लिया जाता है उस टेस्ट का मतलब यही होता है। निर्णयात्मक प्रक्रिया है, गुणों का पता लगता है, अवगुणों का पता लगता है, या भौतिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्थात्मक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन से आपके निर्णय, निर्णयात्मक प्रक्रिया कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वास्तव में जो आप चीजें पढ़ रहे हो आपको याद रह रही है, कितना याद रह रही है, आपको कितना पढ़ने की ओर। उपलब्धि का स्तर किस प्रक्रिया से ज्ञात किया जाता है। उपलब्धि, उपलब्धि देखो, अब आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी आप कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो, कहीं दे रहे हो, लास्ट में जब आप 28 अगस्त को पेपर दे गए होगे, उसमें आपका रिजल्ट क्या रहता है, वो आपकी उपलब्धि होगी। अंकिक से, गणनात्मकता से, उच्चारण से, या मापन से, किससे पता लगेगा। उपलब्धि का स्तर किस प्रक्रिया से ज्ञात किया जा सकता है, तो किससे, मापन से। अब वही बात है, मापा जाएगा लास्ट में कि आपने 600 में से कितने नंबर बनाए, 600 में से कितने नंबर बनाए, वो आपकी उपलब्धि होगी, और वो माप देंगे 600 में से। अब आप जितना पढ़ोगे, अब जितना टाइम आपके पास बचा है उसके हिसाब से अच्छे पढ़ोगे तो आपको। कौन सा शब्द मूल्यांकन होने का आभास देता है, कौन सा शब्द, परीक्षण, जांच, परीक्षा, या जानकारी। अब मूल्यांकन से पता लगेगा जब आप परीक्षा दोगे, आप परीक्षा दोगे, 600 नंबरों की परीक्षा दोगे, उसमें आपके नंबर कितने आएंगे वही तो आपका मूल्यांकन है। आप चाहे कोचिंग में जा रहे हो, चाहे आप घर पे पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, जब तक ये पेपर देने के बाद 600 में से आपके नंबर आएंगे तब आपको आभास होगा भी हाँ मैंने ये पढ़ा था मेरे इतने नंबर आ गए, तब तक नहीं होगा। देखो, मूल्यांकन परीक्षण का तो मतलब नहीं है, जांच का मतलब नहीं, परीक्षा दोगे। मूल्यांकन से यह पता लगता है कि कोई द्रव्य कितना सस्ता है, अच्छा है, सही है, या गलत है। मूल्यांकन से यह पता लगता है कि कोई द्रव्य कितना सस्ता है, कितना अच्छा है, कितना सही है, कितना गलत है। क्या हो जाएगा, कितना सही है, कितना सही है। अब मूल्यांकन होगा तो ही पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा सही है कि अच्छा है। अच्छा, अच्छा है, ठीक है। अच्छा, द्रव्य की बात करें तो द्रव्य को अच्छा रख। विचारों के आदान प्रदान में संप्रेषणकर्ता और संप्रेषी मध्य किसी। अब इसका उत्तर देख लेना, इसका उत्तर देख लेना कैसे पता लगेगा। मान लो एक दुकान से आप 1 लीटर तेल लेके आए और दूसरी दुकान से भी 1 लीटर तेल लेके आए, 1 लीटर तेल लेके आए, आपने इसका भी प्रयोग करके देखा और इसका भी प्रयोग करके देखा, आपको लगा भी ये तेल इससे कुछ अच्छा है, आपने इसका मूल्यांकन कर, इसकी क्वालिटी को जांच ली, वो अच्छा है कौन सा, ठीक है। 1 किलो थे तेल लिए और 1 किलो लियो, अब सर्दी वर्षा ऋतु को टाइम है, ठीक है, बारिश हुआ तो गुलगुला रांधो, पकोड़ा रांधो, इंगा पकोड़ा बढ़िया नामड़े ज्यादा करारा हो जाए, ठीक है, इंगा बढ़िया लगा थे कि ओ तेल बहुत बढ़िया है, वो सो है। यहाँ अंकन हो गए। विचारों के आदान प्रदान में संप्रेषणकर्ता, संप्रेषणकर्ता क्या होता है, मैंने आपको कुछ कहा, आपके सामने बात गई, आपको मेरी भाषा समझ में आ गई, वो तो है एक अच्छा संप्रेषण। नहीं समझ में आई तो कोई मतलब नहीं। और संप्रेषी मध्य, किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है, पूर्ण सहमत है कि मेरी भाषा अगर आपको समझ में नहीं आई तो क्या होगा। मूल्यांकन द्वारा किस योग्यता का पता चलता है, संख्यात्मक, गुणात्मक, विवरणात्मक, या ज्ञानात्मक। तो मूल्यांकन से आपको गुणों का पता लगेगा। और अगर आप अकेली उपलब्धि है, जैसे आपको उपलब्धि मिली, एक गुणों वाली उपलब्धि मिलेगी, एक मापन की उपलब्धि मिलेगी।
मापन का मतलब है अंक मिलेंगे, मूल्यांकन आपके गुणों का पता लगेगा। अब मूल्यांकन में ऐसे नहीं होता कि अकेले अंक दे दो आप, आपको मूल्यांकन के अंदर क्या होता है, गुणात्मक भी मिलेगा और प्लस संख्यात्मक जो मापन होता है वो भी मिलेगा। दोनों ही बातें मूल्यांकन में आ जाती है। मूल्यांकन को शिक्षक किसके सापेक्ष रखता है, विद्यार्थी के, पाठ्यक्रम के, उद्देश्य के या अभिभावक के। मूल्यांकन को शिक्षक किसके सापेक्ष रखता है, उद्देश्य के। यानी आपको सीधा नहीं कि अब उत्तर देख लिया कि मूल्यांकन तो विद्यार्थी का होता है, उत्तर कर दिया। अब यही तो ध्यान रखना, तभी तो नंबर कटेंगे। लास्ट में कहते हैं ना मेरे इतने नंबर कैसे कट गए। मूल्यांकन को शिक्षक किसके सापेक्ष रखता है, उद्देश्य। कि इसका मतलब क्या है कि एक साल यानी एक वर्ष एक कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ाया, उसको जो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे नहीं सीधी किताब दे दी, किताब पढ़ा ली, टेस्ट दे दिया, पेपर दे लिया, किताब पढ़ ली, पास हो गया। जो उसका उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो सापेक्ष होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किसका मान निर्धारण करके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किसका मान निर्धारण करके मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, परिवर्तन का, व्यवहारगत परिवर्तन का, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का या निरपेक्ष परिवर्तनों का। तो उत्तर हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का। ऐसे प्रश्न आएंगे ना, इसलिए इनका अभ्यास जरूरी है। इनका अभ्यास नहीं किया तो पता नहीं चलेगा। परिवर्तन करूं कि व्यवहारगत परिवर्तन करूं कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करूं कि निरपेक्ष परिवर्तन, गोल हो जाए कहानी जे ऐसा प्रश्न जे ना ध्यान लगे तो इसके लिए अभ्यास चाहिए। विचार संप्रेषण द्वारा डाले जा सकते हैं, मान्य प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, दलगत प्रभाव या शैक्षिक प्रभाव। चार जो है ना, चार अपने करते हैं, कहते के विचार किया, वो विचार वो उस संप्रेषण को संप्रेषण द्वारा डाले जा सकते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रभाव उस पर डाला जा सकता है। यानी अगर अच्छे विचार है, बड़े बड़ों के कहते हैं ना बुद्धि फुर जाती है, ठीक है, कहने मोटा मोटा बुद्धि फुरती है, ठीक है, तो चालाक है है। मूल्यांकन प्रक्रिया किस पर आधारित रहती है, लक्ष्यों पर, शिक्षण उद्देश्यों पर, विषय वस्तु पर या शिक्षण पर। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया, जब भी मूल्यांकन का नाम आ जाए आपके दिमाग में आएगा उद्देश्य। शिक्षण जो उद्देश्य लेकर को पढ़ाया गया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, वो ध्यान रखा जाता है। मूल्यांकन का ध्येय क्या है, मतलब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, केवल शैक्षिक उपलब्धि पता लगाना, सर्वांगीण आयामों की उपलब्धि ज्ञात करना, बालक की जानकारी प्राप्त करना या विद्यालय की उपलब्धि पता करना। उत्तर आ जाएगा सर्वांगीण आयामों की। अकेला किताबें पढ़ाना उपलब्धि मूल्यांकन, किताबों के साथ बच्चे ने क्या सीखा, का व्यवहार कैसा है, ने कोई खेल कूद में भाग लिया वो कैसा है, ने कोई उत्सव भाग लिया वो कैसा है। हर तरीके से सर्वांगीण होता है, सब तरीके से बच्चे का विकास। कौन सा कथन शिक्षक के लिए मूल्यांकन करने में सर्वाधिक प्रासंगिक होगा, कौन सा कथन शिक्षक के लिए मूल्यांकन करने में सर्वाधिक प्रासंगिक होगा, शिक्षक कितना प्रभावी रहा है, शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का तरीका कितना प्रभावी रहा और कक्षागत अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे। इसका उत्तर हो जाएगा, बात आ गई फिर मूल्यांकन की तो नाम आ गया उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। एक बच्चा, मान लो एक बच्चे को 100% पढ़ाया गया, लेकिन जब इसका मूल्यांकन किया गया तो वो 90% ही इन उद्देश्यों को पूरा कर सका, तो फिर इसके लिए क्या किया जाएगा, 10% इसको एक्स्ट्रा क्या किया जाएगा, पहले इसका निदान किया जाएगा। निदानात्मक, निदानात्मक का मतलब है इसमें कमी देखी जाएगी कि 10% कमी कहाँ रहेगी। अब जब ये कमी, अब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो डॉक्टर कहते हैं ना जांच करवानी पड़ेगी, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, डायग्नोस्टिक करवानी पड़ेगी, कहते हैं ना, ये वही है। अब जब निदानात्मक 10% कमी रहेगी, पता लगेगा कि 10% कहाँ कमी रहेगी। जब इसका पता लग गया तो फिर उसका किया जाएगा उपचार, उसको कहते हैं उपचारात्मक, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं, पर्ची कटा ली, और जब जांच करवाने के बाद पर्ची आती है, जांच आती है तो डॉक्टर कहते हैं ना तेरे में खून की कमी है, तेरे में वो हो गया वो हो गया, फिर डॉक्टर वही दवाई देता है। सेम वही होती है कि पहले बच्चे को पढ़ाया जाता है, फिर उसका मूल्यांकन होता है। अब देखा भी, अब जब पूरा नहीं होता है उसका उद्देश्य तो उसका निदानात्मक उपचार निदानात्मक होता है। निदान में पता लगे भी ये इसमें कमी रहेगी तो उसका उपचार किया जाता है, और जब तक उपचार नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। मापन का अस्तित्व मूल्यांकन के समक्ष कैसा है,
उसके सहयोगी का, अंश का, पूरक का या मुख्य अवयव का। मापन का अस्तित्व के सहयोगी। देखो, मापन का अस्तित्व मूल्यांकन। अब मूल्यांकन के अंदर मापन भी होता है, यानी हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन दो प्रकार का कह सकते हैं। एक तो होता है मात्रात्मक और एक होता है गुणात्मक। ठीक है, मात्रात्मक को हम कह सकते हैं मापन। मूल्यांकन गुणों को भी जांचेगा, उसके अंकों को भी जानेगा, मात्रा को भी जांचेगा, दोनों ही जांचेगा, यानी मात्रात्मक मापन। तो उसके सहयोगी है, यानी मूल्यांकन का ये एक भाग क्या है, मापन है। विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हो। इस कथन से आप कहां तक सहमत हो? क्या होता है, पूर्ण सहमत, असहमत या प्राय? क्या है, पूर्ण सहमत हो। कारण देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आधे विद्यार्थी मोबाइल तो ले रखा है, रात को अब 9 बजे मोबाइल लेके बैठे, आधों को नींद आ गई। ठीक है, आधों को नींद आ गई, मोबाइल यहाँ पड़ा है। मैंने तो अपनी बातें कह दी, लेकिन आपके समझ में नहीं, क्योंकि आपको नींद आ गई, आपने समझी नहीं। या कई घर पे मोबाइल लगा के बैठे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं या फिर किसी से बात करें, आपने इस प्रश्न को नहीं पढ़ा, तो क्या संप्रेषण अच्छा हुआ? देखो क्या कह रहा है, विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली हो। अब आपकी आंख खुली होनी चाहिए। अब जैसे कोचिंग में पढ़ाते हैं, वहाँ पढ़ाते पीछे बच्चे सो जाते हैं, तो उसका उनका तो संप्रेषण खत्म हो गया, क्योंकि जो मैंने आपको बात बताई वो उनके समझ में नहीं आई। तो पूर्ण सहमत है इससे। मूल्यांकन में किसकी व्याख्या की जा सकती है? शिक्षण विधियों की, शिक्षण व्यू रचना की, शिक्षण कक्ष की है या शिक्षण कौशल की? मूल्यांकन में शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियां क्या होती है? पढ़ाने के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, खंड खंड करके पढ़ाया जाता है, एक साथ पढ़ाया जाता है, बहुत सारी प्रकार की विधियां होती है। कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी में अपेक्षित परिवर्तन किसके अनुसार हो? उद्देश्यों, शिक्षण उद्देश्यों, जीवन उद्देश्यों या व्यवहारिक उद्देश्यों? शिक्षण उद्देश्यों। अब नाम बार बार इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि शिक्षण का उद्देश्य जो लेके चल रहे हैं, अगर वो शिक्षण उद्देश्य में कहीं रुकावट आ रही है, मान लो आपको कह दिया ये चीज ऐसे करके आपको सिखाया जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाए कि आप उस पर बाधा उत्पन्न हो रही है, आप समझने में उसमें नाकामयाब हो, तो जरूरी नहीं है कि वही वो चलता रहे, अब परिवर्तन भी किया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का एक अनुकूल प्रभाव शिक्षण को कैसे बनाता है? लक्ष्यनिष्ठ, उद्देश्यनिष्ठ, पाठ्यक्रमनिष्ठ या आत्मनिष्ठ? सीधी सी बात है, मूल्यांकन प्रक्रिया नाम आए उद्देश्यनिष्ठ। मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा कार्य जरूरी होता है? संश्लेषण, विश्लेषण, विशेषण या फिर विवेचन? क्या होता है? विश्लेषण। अब विश्लेषण और संश्लेषण ये हालांकि आपके काम नहीं आते, फिर भी ध्यान रखना। विश्लेषण होता है पूरा खोल के बता देना, हर चीज को पूरा खोल के, और संश्लेषण होता है पूरी खुली हुई चीज है, पूरा विस्तार है, उसका संक्षेप में बता देना। ठीक है, जैसे मैंने कोई पैरा पढ़ लिया, जैसे मैंने सीधा बता दिया भी ये पैरा ये कह रहा है कि इसका उद्देश्य ये है। विश्लेषण पूरा खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर हर चीज खोल के बता। आपके छात्रों की सदैव आपसे यह शिकायत रहती है कि कक्षा में पढ़ाते समय आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हो। जल्दी जल्दी बोलने का एक प्रमुख कारण यह हो सकता है। अब जैसे आपको मेरे से शिकायत होगी, सर आप बहुत स्पीड से बोल रहे हो, सर हमें समझ में नहीं आती है, तो ये क्या कह रहा है कि आपके छात्रों की सदैव आपसे शिकायत रहती है। आपकी शिकायत होगी मेरे से कि सर आप पढ़ाते तो हो, लेकिन आप बहुत स्पीड से बोल जाते हो, हमारे से ऊपर से चला जाता है। जल्दी जल्दी बोलने का एक प्रमुख कारण क्या हो सकता है? अब ये प्रश्न है मेरे लिए, देखो क्या कारण हो सकता है? उपलब्ध समय कम है, मेरे पास समय कम है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप में छात्र आदी हो गया धीरे धीरे पढ़ाने का, या फिर कह नहीं सकते। तो क्या है? आप में आत्मविश्वास की कमी है, इसका मतलब मैं तो अपनी लय से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको लगा भी बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो आप में आत्मविश्वास की कमी है। ठीक है, शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है? शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में, 1, 2, 3 या 4? कितने? 3। जैसे शारीरिक, मानसिक, मानसिक और नैतिक, तीनों में परिवर्तन है आना जरूरी। शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? ज्ञान देना, अवबोध देना, ज्ञान उपयोग व कौशल या उपरोक्त सभी? सारे ही हैं। शिक्षक का होता है भी, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शिक्षण अभिरुचि, आपको पेपर है आपका, तब तक अच्छे तरीके से सारे टॉपिक क्लियर करवा दूं, हर एक प्रकार के प्रश्न लेके आऊं, सारे करवा दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अवबोध देना, अब ये प्रश्न तो है,
आपके पास किताब है, सारे बुक में से पढ़ रहे हो आप, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, वो मैं आपको समझ, मेरे पास ज्ञान है, मैं उसका उपयोग करके आपको बता रहा हूँ, उससे बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। ये कौशल है। मूल्यांकन किस तरह की प्रक्रिया है? सतत है, रुकने वाली है, छद्म है या गतिमान है? मूल्यांकन सतत है। मूल्यांकन जब तक नहीं रुकेगा, जब तक 100% बच्चा शिक्षण उद्देश्यों में पास नहीं हो जाता, शिक्षण उद्देश्य पूरे नहीं हो, तब तक चलेगा। मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है? सामान्य, समावेशित, आत्मवेशी या समन्वित? समावेशित है, हर समान रूप से सभी को साथ में लेकर चलने वाली है मूल्यांकन। अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है अथवा नहीं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? पूर्ण सहमत है कि मैंने अपने विचार रखे, मान लो मैंने कहीं क्लास में या कहीं भी विचार रखे, मेरे जो आगे बैठे हैं वो सुनने वाले है कि नहीं है, तभी तो संप्रेषण अच्छा हो पाएगा। मूल्यांकन कितने ध्रुव से जुड़ी प्रक्रिया है? एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, दो से अधिक या बहुध्रुवीय? क्या है? बहुध्रुवीय। मूल्यांकन के अंदर बहुत सारी चीजों का प्रयोग होता है। मूल्यांकन प्रक्रिया किससे अभिप्रेरित रहती है? विद्यार्थी को? मूल्यांकन प्रक्रिया किससे अभिप्रेरित रहती है? अध्यापक को, प्रश्न प्रणाली को या शिक्षण विधि को? मूल्यांकन है विद्यार्थी को। मूल्यांकन प्रक्रिया किसे अभिप्रेरित करती है? किसे अभिप्रेरित करती है? तो विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेगा, अच्छे नंबर लेके आएगा, अपने शिक्षण उद्देश्य पार होगा, तो वो प्रेरित होगा ना, मेरे अब की बार इतने नंबर आए हैं, मैं अब इतने लेके आऊंगा। मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ा रहता है विद्यार्थी, पाठ्यक्रम दोनों सही है, दोनों गलत है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया से दोनों जुड़े रहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी को पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम चाहिए, उस पाठ्यक्रम को वो पढ़ेगा तो ही अपने शिक्षण उद्देश्य पूरा कर पाएगा। मूल्यांकन की प्रतिपुष्टि का तरीका होना चाहिए समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक या तथ्यात्मक? इसका उत्तर हो जाएगा समान रूप से होना चाहिए। बोलते समय कोई छात्र रुक रुक कर बोलता है, उसकी इस आदत को सुधारने तो आप क्या कर सकते हैं? क्या डांटेंगे उसको? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी जीभ भारी होती है, कई बार वो बबलाने लग जाते हैं या रुक रुक के बोलते हैं, कई बार आगे जैसे मैं करता हूँ, बाद में वो रुक जाता है, या कोई चीज टीचर के सामने होता है तो वो घबरा जाता है। डांटना तो है ही नहीं है, ये प्रक्रिया तो कभी नहीं करनी पेपर में। कुछ नहीं करें, कुछ क्यों नहीं करेंगे? कुछ करना पड़ेगा तभी बच्चा सीखेगा। आत्मविश्वास जगाएंगे, बिल्कुल उसको बार बार बोलने का अभ्यास करवाओगे आप, आत्मविश्वास जागेगा भी हाँ तू बोल सकता है, ठीक है। ऐसे बोलने का अभ्यास कराएंगे, बोलने का अभ्यास हो सकता है, लेकिन अगर उसमें आत्मविश्वास है तो वो अपने आप। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन कराने के संदर्भ में मेरा विचार है कि तो आजकल क्या होते हैं कि सरकारी स्कूल है ना, वो एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब क्या करते हैं, कई बार वो स्कूल में नहीं जाते हैं, बार बार ट्यूशन पढ़ाते रहते हैं, तो इसके संदर्भ में प्राइवेट ट्यूशन पर एक सीमा तक पाबंदी लगाना उचित है, ठीक है। अब कैसे, ये क्या चीज़ है, मान लो आपका स्कूल 10 बजे लगा और 4 बजे आपको छुट्टी होगी, अब 6 बजे तो चलो ट्यूशन पढ़ा दिया। कई टीचर क्या करते हैं कि 10 से लेकर 4 बजे तक स्कूल लगता है और वो आधी छुट्टी बाद घर पे आ जाते हैं और ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हैं, इसलिए सरकार ने बैन कर रखा है। विद्यालयों में होने वाले ग्रीष्म अवकाश का मेरे विचार से शिक्षकों को निम्नलिखित प्रयोग करना चाहिए। अब विद्यालयों के अंदर जून का महीना है, अब दोबारा स्कूल लग गए ना, तो ग्रीष्म का अवकाश हुए थे महीने, कई बार 20 दिन, एक महीना 10 दिन ऐसे होते हैं, उसमें जो शिक्षक होते हैं उनको इस प्रकार काम में लेना चाहिए वो टाइम, रुचिकर व ज्ञानवर्धक पुस्तकों के पठन पाठन में। यानी शिक्षक क्या करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, इधर उधर घूमने लग जाते हैं, कहते हैं बड़ा टाइम मिला है और अब क्यों ना पढ़ लें, लेकिन वास्तव में क्या होता है, सही दिशा तो ये है कि उनको ज्ञानवर्धक पुस्तकें, रुचिकर चीजें पढ़नी चाहिए ताकि बच्चों को सिखा। यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं, मान लो पुत्र को तो पढ़ा दिया या भाई को तो पढ़ा दिया, बहनों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आप उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे? आप उन्हें अशिक्षा की हानियां बताएंगे? आप उनका खुलकर विरोध करेंगे? आप समय उनकी शिक्षा की व्यवस्था, चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं कि मन करता है इसको भी लगा दूं, इसको भी लगा दूं, इसको भी लगा दूं, इसको भी लगा दूं, लगाना एक ही है, एक के 3 नंबर मिलने हैं, बाकी नहीं मिलने, तो उत्तर आएगा आप उनका खुलकर विरोध करेंगे भी, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेरे को पढ़ा रहे हो तो मेरी बहना को भी पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है।
वैदिक युगीन शिक्षक को ब्रह्म के समकक्ष माना जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है? वैदिक काल आया था ना, वैदिक 4 वेद है, 18 पुराण है। वैदिक काल के अंदर गुरु होता था, उसको ब्रह्मा के समान कह सकते हैं माना जाता था। तो इसका कारण क्या है? शिक्षक पूर्ण मनोयोग से राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संलग्न था। यानी एक शिक्षक होता है, वो एक विद्यार्थी को ऐसी चीजें सिखा देता है जिसका काम राष्ट्र निर्माण के। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है, इसका कारण यह है कि सांस्कृतिक, अब देखो स्कूलों के अंदर एनुअल फंक्शन होते हैं, वार्षिकोत्सव बनाए जाते हैं, कई बार शुरुआत में भी बनाते हैं, प्रवेशोत्सव बनाते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त प्रोग्राम स्कूल में होते रहते हैं। सरस्वती पूजन कर लिया, रक्षाबंधन का प्रोग्राम कर लिया, होली के दिन रंग खेलते हैं, खेल के आए हो 12वीं तक आप, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है। वे छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं अदा करने के अवसर प्रदान करती है, रंगोली वगैरह सब होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ ये कौन सी प्राथमिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? झंडे का अभिवादन, गृह कार्य देना, दिनचर्या की रूपरेखा बनाना, संक्षिप्त शैक्षिक प्रतियोगिताओं का करवाना। देखो ये भी करवानी चाहिए, ये भी करवानी चाहिए, और ये भी होना तो ये भी चाहिए, लेकिन सबसे, अब देखो 4 ऑप्शन है, चारों ही सही है, लेकिन सबसे कम उपयुक्त है झंडे का अभिवादन। रोज नहीं होता अपने स्कूलों के अंदर। परीक्षा का आशय क्या है? उत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, या उपयुक्त समस्त प्रकार के प्रश्नों के सम्मिलित प्रश्न। अब आप 12वीं में हो, 10वीं में, 9वीं में आप पेपर दे के आए हो, आपने देखा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन दे दिया जैसे आपका टेस्ट होता है और 4 ऑप्शन दे दिए, वस्तुनिष्ठ आते हैं। फिर आपके प्रश्न आते हैं लघुत्रात्मक, यानी एक एक पंक्ति वाले। उसके बाद में आते हैं अति लघुत्रात्मक, एक एक पंक्ति वाले, लघुत्रात्मक, दो दो पंक्ति वाले। फिर आप क्या होते हैं निबंधात्मक, बड़ा प्रश्न, 150 से 200 शब्दों में लिखिए, सारा ही होता है परीक्षा। वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक करके आए हो आप। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली है? लोगों को जागरूक करना प्रदूषण के प्रति, मृदा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। स्कूली शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग की शिक्षा अधिक प्रभावी होने का कारण क्या है? अब स्कूल में शिक्षा देने के बाद बच्चे कोचिंग भी करते हैं। जब आप बीएसटीसी की कोचिंग कर रहे हो, ठीक है, तो शिक्षकों का कम वेतन होता है, विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की कमी होती है, विद्यालय शिक्षा के प्रति विश्वास की कमी होती है, विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव होता है। बिल्कुल। इसी कक्षा के औसत अंक किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं? यानी पूरी कक्षा, वो बच्चे हैं, वो बच्चों में कह दिया 20 के तो आए हैं 90%, 30 के आए हैं 80%, 40 के आए हैं 75%, के बाद में 30 के आए हैं 60%, और 10 के आए हैं 36%। अब इनका औसत टोटल निकालना है, तो टोटल इनको जोड़कर और जितने बच्चे उनमें भाग दे दो, वो औसत आ जाएगा। लेकिन अब क्या पूछ रहा है? इसी कक्षा के औसत अंक किस प्रकार प्राप्त किए? उदाहरण है एक सीधा, ठीक है। इसी कक्षा के औसत अंक किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं? 80%, वो 80 90 है, 90%। कुल अंकों को जोड़कर विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित कर। सर्जनात्मक जीवन का कैसा पक्ष है? तो विकासात्मक है, विकास होता रहता है। अधिगम के अतिरिक्त किसका मूल्यांकन होना चाहिए? अधिगम है, अनुभवों का भी होना चाहिए। मूल्यांकन किस प्रकार से संभव है? सामूहिक है, ठीक है, सामूहिक भी होगा और व्यक्तिगत होगा। मूल्यांकन हम एक का भी कर सकते हैं और सामूहिक भी कर सकते हैं। इसका उत्तर आ जाएगा दोनों सही है। फिर देखो, विद्यार्थी का प्रगति पत्र माता पिता में कैसा दृष्टिकोण बनाए? तो समावेशी। विद्यार्थी का प्रगति पत्र देते हैं ना लास्ट में, मार्कशीट का, आजकल चेंज होने लगे, प्रगति पत्र आएंगे और कई दिनों बाद ये मार्कशीट में आते हैं ना, मेरे 90%, मेरे 95, वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ ग्रेड देंगे, बच्चे ने इस विषय में इतना प्रदर्शन किया, इतना प्रदर्शन किया, प्रगति पत्र है। विद्यार्थी के प्रगति पत्र में विषय क्षेत्र की प्रगति के अलावा और किसका मूल्यांकन होना चाहिए? बहुक्षेत्रीय, हर प्रकार अपने बच्चे ने स्कूल में क्या किया वो होना चाहिए। ये टोटल 50 प्रश्न आपके डेली आपको इस प्रकार मिल रहे हैं। अच्छा, आप निरंतर ऐसे अध्ययन करते रहना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, और ये 50 में से 45 क्वेश्चन आपका रोक सकता। पूरी क्लास को ढंग से देखते रहना और अपने प्यारे सहपाठी जितने भी मित्र है उनको शेयर कर दिया करो। बड़ा गजब का मौका है, अभी पेपर है, और अध्ययन कर तो चलते फिरते। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।